नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष सत्र में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की। और हमारे बिहार के प्रिंस हमारे साथ हैं, अभिषेक तिवारी जी। क्या अभिषेक जी, नमस्कार, जय श्री राम। आपने चला दिया आप महाराष्ट्र में एनसीपी माइनस पवार, तो अब क्या बिहार में जेडीयू माइनस नीतीश चलाने का इरादा है क्या? सबसे पहले आपके दर्शकों को प्रणाम। और एक बात मैं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। आज आपकी वजह से मैं दिन भर कभी जदयू ऑफिस, कभी लोजपा ऑफिस, लोजपा रामविलास पासवान ऑफिस भटकता रहा। एक खबर तो ये है कि अब श्योर है कि चिराग पासवान सेंट्रल मंत्रालय में जा रहे हैं और वही पोर्टफोलियो उनको मिलने वाला है जो उनके पिताश्री को मिला था। और समझौता कुछ लोकसभा कंज्यूमर सीट। प्रोटेक्शन। राइट, राइट। ओके। तो उसके बाद ये खबर है कि ऑलमोस्ट उनका गठबंधन का भी डील हो गया है। 5+1 की बात हो रही है। अब देखना है, बीजेपी 4+1 बोल रही है। मतलब 4 लोकसभा के टिकट, एक किसी को राज्यसभा से भेज देंगे। अब ये देखना है कि हाजीपुर वाली सीट पे पशुपति पारसनाथ और चिराग पासवान दोनों दावा कर रहे हैं। तो क्या भविष्य में ये डील होगा कि आपको अभी मंत्रालय दे देते हैं, आप चले ये राज्यसभा से, 4 आपके लोकसभा टिकट दे देंगे। पशुपति पारसनाथ को भी हम खोना नहीं चाहते, तो उनको दे देते हैं हाजीपुर, जस की तस। बाकी चीजें डील रह जाएंगे। अब आते हैं आपके जदयू वाले बात पे। मैं सर, जब मैं आपसे फोन पे बात कर रहा था 3 साढ़े 3 बजे मैं जदयू ऑफिस गया, तो एक बड़े जाने पहचाने चेहरे, उनसे मैंने बात की। बोला क्या चल क्या रहा है? बोला भैया, अभिषेक भैया, सत्य बात यह है कि आज मोदी जी सिर्फ हाँ कर दें, 8 सांसद तो कल टूट के मिल जाएंगे, क्योंकि उनको लड़ना है बीजेपी के ही टिकट पे सांसद का चुनाव। क्योंकि इंटरनल सर्वे रिपोर्ट और टाइम्स नाउ का भी एक सर्वे रिपोर्ट आया, उसके हिसाब से एनडीए को 28-30 सीट मिल रही है। और अगर एनडीए को 28-30 सीट मिल रही है और 15 सीट पे अगर मान लीजिए गठबंधन होता है और जदयू को मिलेगा, तो 17 सीट पिछली बार लड़ी थी, 16 सीटिंग सांसद है। अब आप समझ लीजिए 4-5 सांसद बचेंगे। तो 4-5 सांसद वाली पार्टी में क्यों जाए? सारा फीडबैक इसी के लिए तमाशा हो रहा था। तो मैंने बोला अच्छा ये बताओ, हरिवंश बाबू का ये क्या चक्कर है? इनको तो जदयू वालों ने खूब गाली दिया था। इनको तो गाली इतना दिया था कि आप कैसे नए संसद भवन के उद्घाटन में चले गए, जदयू के आप हैं, जदयू का ऑफिशियल स्टैंड है। तब उसने कहा सर यही तो नीतीश कुमार है। उसने अपना जो है बातचीत करने के लिए जो चैनल है वो ओपन रखा है कि हरिवंश जी के थ्रू जो है हम बातचीत कर लेंगे। अब सवाल ये है कि और नीतीश हरिवंश को, जी के साथ अभी लंबी बातचीत हुई है नीतीश कुमार की। हाँ, 1.5 घंटे की। तो सवाल ये है सर, लेकिन वो बातचीत करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ऑफिशियल स्टैंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का, जो कि सम्राट चौधरी है, लौ कुश समीकरण में कुछ समीकरण से आते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में आ गई, और साफ दिखता भी है ग्राउंड पे कि कुशवाहा वोट नीतीश कुमार से बहुत दूर जा चुका है। तो बीजेपी इतने बेनिफिट में है तो क्यों जाना चाहती है? उसका भी उत्तर मैं ढूंढ के लाया हूं आपके दर्शकों के लिए। इस आदमी का नाम है सुशील मोदी। मुझे लगता है बिहार बीजेपी को इसकी छत्र छाया से बड़ी दूर निकल जाना चाहिए। ये आदमी 2015 में भी बीजेपी को बर्बाद कर चुका है, और अगर फिर से नीतीश कुमार के साथ अलायंस के चक्कर में जो ये पड़ा हुआ है, ये हो जाता है, सीधा कट टू कट डील है कि मैं फिर से डिप्टी सीएम बना दिया जाऊं। ये आदमी सर, मुझे समझ में नहीं आता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से आगे की सोच रख क्यों नहीं पाता है। तो सीएम की मांग क्यों नहीं करता? यही तो बात है ना सर। इस आदमी की सोच जो है ना बहुत लिमिटेड हो गई है, या यूं कहे कि नीतीश कुमार के साथ ट्यूनिंग ही ऐसी हो गई है। बचपन से उसका जूनियर रहा नीतीश कुमार का, जब से जेपी आंदोलन में जुड़े हुए थे जूनियर ही थे नीतीश के। किंतु महत्वपूर्ण जो बात है, नीतीश कुमार का भी मन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका। नीतीश कुमार भी ये कह रहे हैं कि भाई केंद्र में किसी तरह से अगर सम्राट नहीं मान रहे हैं तो मोदी जी को मनाओ, अमित शाह जी को मनाओ, किसी तरह पलटी मारने का जुगाड़ करते हैं। उसके 2 कारण हैं। प्रथम कारण, एकदम जो कि बीजेपी में नीतीश आता है तो रिवर्स हो जाता है। जब बीजेपी के साथ अलायंस होता है तो नीतीश कुमार बीजेपी के ऊपर हावी रहते हैं, लेकिन यही नीतीश कुमार का जब अलायंस होता है आरजेडी के साथ तो आरजेडी हावी रहती है।
और ऊपर से आरजेडी के ऊपर जो इस वक्त चार्जशीट, पूरे आरजेडी मतलब घर ही है, एक परिवार ही है, लालू प्रसाद यादव, तो वो जो चार्जशीट है उस चार्जशीट का भी असर है। अब ललन सिंह, इसमें यही दो फैक्टर है। ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि बीजेपी के साथ पुनः अलायंस हो, और उधर जो है कुशवाहा नहीं चाहते हैं। उसके दोनों के अपने अपने फायदे हैं। कुशवाहा जानते हैं कि इस वक्त मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, अगर मेरे नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया, इसका मतलब ये होगा कि मैं ऑटोमेटिकली पहला चॉइस हो जाऊंगा मुख्यमंत्री पद का 2025 में। जबकि ललन सिंह ये चाहते हैं कि जदयू के बाद नंबर 2 पे जो है, सॉरी, नीतीश कुमार के बाद वो है। नीतीश कुमार अगर 2024 में प्रॉपर ढंग से फेल हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि उनका राजनीतिक कैरियर खत्म और जदयू पे मेरा वर्चस्व होगा। इसी चीज में बस तनातनी है। लेकिन जो आपने कहा ना कि नीतीश बहुत स्मार्ट प्लेयर है, वो समझ गया कि ललनवा हमको बर्बाद कर रहा है, तो हरिवंश जी से चैनल और टॉकिंग ओपन है। अब ये देखना है कि जो सॉफ्ट कॉर्नर नरेंद्र मोदी दिखाते हैं हर बार, जैसे भोपाल की भी रैली में सब पे अटैक किया, नीतीश कुमार को छोड़ दिया। अब यही देखना है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर कहीं पुनर्जागृत ना हो। व्यक्तिगत बहुत भारी लॉस है, क्योंकि नीतीश के प्रति भयंकर एंटी इनकम्बेंसी। अगर नीतीश के साथ आप जाते हैं तो लोकसभा में आपकी विक्ट्री होगी, क्योंकि वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ रहा है, और प्लस नीतीश कुमार का कुछ एड ऑन वोट। तो लोकसभा में तो आप फिर से 36, 37, 38 जीत जाएंगे, लेकिन विधानसभा आप निश्चित हारेंगे। नीतीश कुमार बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन के ये बताएं कि साथ में जो उनके जो संगी साथी हैं इसमें, यानी कि तेजस्वी बाबू, उनका ये जो अभी अभी चार्जशीट हुई है उनकी, जो लैंड फॉर जॉब वाले मामले में, तो जरा ये बताएं ये लैंड फॉर जॉब वाला मामला है क्या? सर, लैंड फॉर जॉब अपने आप में एक अद्भुत केस है। यहाँ पे हर बार जमीन 3-3.5 लाख में किसी न किसी के थ्रू खरीदी गई, और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली फिर राबड़ी देवी के नाम पे, कभी मिसा भारती के नाम पे, ये सारी चीजें ट्रांसफर कर दी गई। ये मैं आपको कुछ डिटेल बताता हूं। यहां से आप टीम को बोलिएगा पैच कर लेंगे, वो काट लेंगे। मैं 1 मिनट डिटेल निकाल रहा हूं हर एक केस जी का। ओके सर, मैं आपको कुछ डिटेल बताता हूं और केस बताता हूं, सुनिएगा और अपने दर्शकों को भी बताइए। जो दर्शक इस पूरे पोर्शन को चाहे तो आप शॉर्ट्स बना के काट के अपने ट्विटर पे भी लगा सकते हैं। हर एक केस जो चार्जशीट में है। 2007 पटना के हजारी राय ने 95,027 वर्ग फीट जमीन एके इंफोसिस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 10.83 लाख में बेच दी सर। अब कमाल देखिए, बाद किसने? में हजारी राय ने बेची एके इंफो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को। बाद में हजारी राय के 2 भतीजे दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को रेलवे में नौकरी मिल गई। 2014 में इस कंपनी के सारे अधिकार और इसकी सारी संपत्ति राबड़ी देवी मिसा भारती के नाम पे चली गई। राबड़ी देवी ने इस कंपनी के ज्यादातर शेयर खरीद लिए और इस कंपनी की डायरेक्टर बन गई। केस नंबर 2 जो चार्जशीट में है सर। ये ये तरीका अच्छा है, ये तरीका मुझे पसंद आया। पसंद आया ना? अगला वाला केस सुनिए, इससे भी इंटरेस्टिंग। पसंद आया। इस तरीके से तो SC ST की जमीन भी हड़पी जा सकती है। अरे सर, अगला तो और डेंजरस है। ये देखिए, नवंबर 2007 में पटना की रहने वाली किरण देवी ने अपनी 80,905 वर्ग फीट की जमीन, सर पटना की जमीन है, मिसा भारती के नाम कर दी। यह सौदा सिर्फ 3,70,000 में तय हुआ। बाद में किरण देवी के बेटे 80,000 फीट की जमीन, 80,905 वर्ग फीट की जमीन सर पटना में। आपके यहाँ तो मेरे ख्याल 3,70,000 में। एक वर्ग फीट जमीन जो है वो 15-20 हजार से कम की तो नहीं होगी। अब वही मैं कह रहा हूं सर कि ये कमाल है। और देखिए 3,70,000 में दे भी दी। बाद में किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार, यार उसका भी नाम अभिषेक था, हम भी सरकारी नौकरी 3 लाख में हमको मिलता तो शायद कर लेते। खैर, अभिषेक कुमार को मुंबई में रेलवे में नौकरी मिल गई।
तीसरा केस, तो ये तो अब आप जब मानेंगे कि इसमें ईमानदारी है, यदि अगर जमीन ली है तो नौकरी भी तो दी है। हाँ, ये ईमानदारी है, इसमें कोई एक्चुअली कहा भी जाता है बिहार में सर, बिहार में जो वो बेरोजगार लड़के जो जीवन में सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और निकाल नहीं पाते हैं, उतने एजुकेटेड नहीं है, सिर्फ किसी प्रकार से डिग्री लिए, वो एक बात कहते हैं, कुछो कहिए, जब लुआ का राज था तो पैसा दे के नौकरी तो मिल जाता था, अब तो पैसे का लेन देन खत्म हो गया, इसको ईमानदारी थोड़े कहते हैं, कम से कम हाँ, ईमानदारी से ये तो नौकरी तो अत्याचार है, ये देता तो था ना। अत्याचार है। हम समझ गए, है? अत्याचार है। हुँ। तीसरा केस बताते हैं, वो और गजब का केस है, ये सुनिए सर, ये तीसरा केस है सर, पटना के किशुन देव राय ने अपनी 3375 वर्ग फीट जमीन 3.75 लाख में राबड़ी देवी को बेच दी। किशुन राय ये के रेट समझ में नहीं आ रहा भाई। 80,000 जो है वो 3,70,000 में बेची और 3,000 भी, ये 3,000 वर्ग गज तो नहीं है? नहीं 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 सर, 3000 वर्ग फीट है, देखिए यहाँ वर्ग फीट में बिकता है जमीन, इसका मैं बता रहा हूं, समझ में आपको क्यों नहीं आ रहा है सर, पैसा जो है यही तो सवाल है, ये पूरे केस में जो है सर, ईडी ने सारा डिटेल सीबीआई को दिया, ईडी और मोदी के राज में क्या हुआ है, ईडी और सीबीआई के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बड़ा अच्छा हो गया है, सभी का रेट अगर आप देखेंगे तो 3.75 लाख, 3.70 लाख, 3.75 लाख, क्योंकि पटना के महुआ बाग में रहने वाले संजय राय की भी जमीन 3.75 लाख में ही बिकी है और उनके परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी मिली। उसी प्रकार से 2008 में नंदन राय 3375 वर्ग फीट, इन्होंने 4.21 लाख में जमीन बेची, जिसकी असल कीमत 62 लाख थी। और ये कमाल है सर ये केस, बाद में हृदय नंदन चौधरी ने यह जमीन लालू यादव की बेटी हेमा को तोहफे में दे दी और 2005 में हृदय नंदन को 2005 में रेलवे में भर्ती किया गया था। सर कमाल है। ये तो मानना पड़ेगा कि भाई जहाँ जहाँ पैसा लिया है वहाँ काम पूरा किया है। हाँ, पैसा इसीलिए तो लालू जी से इतना प्रेम करते हैं लोग। लेकिन आपको ये पता है लेकिन सर, क्या कोई यादव को फ्री में दे देते हैं क्या? नहीं, किसी मैंने जितने नाम बोले थे ना, आप देखिए ध्यान से, उसमें राय टाइटल लगा हुआ है सर, और आप तो जानते हैं बिहार में राय जी किसको कहते हैं। नहीं तो राय तो भाई भूमिहार भी होते हैं, कैसे पता चले? नहीं, कुछ भूमिहार होते हैं, लेकिन ज्यादातर राय जो है पटना बगल में राय भी यादव ही एक्चुअली आते हैं, भूमिहार तो सर तिवारी भी लगाते हैं, भूमिहार की बात छोड़िए, उनके पास तो सारा टाइटल है, लेकिन तो पांडे भी हैं, तिवारी भी हैं। हाँ उनके पास सब है। अच्छा, ये कमाल मैं इसलिए बता रहा था, ये जो सारे केस के चार्जशीट में नाम है, डिटेल है, ये डिटेल सर किसने दिए थे? माननीय ललन सिंह ने, जो कि मुंगेर के सांसद हैं। अब ये तो एक्स्ट्रा कमाल है, उन्होंने सारा केस रीओपन कराया, जदयू के दफ्तर में बोल रहे हैं सर, भोजपुरी में एक डायलॉग है, ई मरदवा पहिला बे नीतीशवा हमनी संगे आइल त तेजस्वी के फंसा देलस, आ दूसरका बे आइल तेजस्वी के अब की बे लटका देलस, मतलब पहली बार साथ में आया तो फंसा दिया और दूसरी बार साथ में आया तो लटका ही दिया है, अब नहीं बचेगा तेजस्वी यादव। तो अनबन है, दोनों के बीच में अनबन है। हाँ, कैमरा में अभी भी कहा जा रहा है कि हम जो हैं, कैमरा में कहा जा रहा है हम साथ साथ हैं, लेकिन सत्य यही है कि अब दोनों में कुछ साथ साथ वाली बात है लेकिन नहीं। इसमें कोई जो प्रमाण है, तो वो कोई, ये तो सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लगती है, ये तो संयोग ही है कि ऐसा हुआ और ऐसा हो गया। इस संयोग का ही मामला लगता है, इसमें मुझे कोई षड्यंत्र तो नहीं दिख रहा भाई, कोई ऐसा पक्का प्रूफ है क्या? अब ये तो पक्का ही प्रूफ मैंने बताया ना सर, वो जो ट्रांसफर किए राबड़ी देवी को या हेमा बेटी हेमा को, ये तो पैसा ट्रांसफर किए ना ये सारा। और गिफ्ट। ये हाँ, और एक तो केसेस की मैं बात करूं, मैं एक और केस विशुनदेव राय वाली बता देता हूं। इनको भी जो है, इनके बेटे पिंटू कुमार को पश्चिमी रेलवे में भर्ती कर दिया गया। 2014 में ललन चौधरी ने ये जमीन में बेटी हेमा को गिफ्ट कर दी। ये कमाल है, जिनकी जिनकी नौकरी लगी है, सब राबड़ी देवी, हेमा को, मीसा को। सर देखिए, इसमें एक ही चीज हो सकता है, त्याग करना पड़ेगा सर। कोई एक आदमी परिवार से कह दे ये सारा करप्शन हम किए, हमारे बेटे तेजस्वी को छोड़ दिया जाए, किसी को त्याग करना पड़ेगा सर, जाना तय है सर, बहुत गंभीर मामला है। तो वो सिंगापुर वाली कौन सी है? सिंगापुर बिटिया? वाली वो रोहिणी। अच्छा, वो रोहिणी।
देखिए क्या है ना कि लालू जी बड़े कमाल के व्यक्तित्व हैं। अब कमाल के क्यों हैं ये भी सुन लीजिए सर। अपनी सभी बेटियों को बहुत क्वालिफाइड बनाया, वेल एजुकेटेड, लेकिन दो ठो बेटवा को बेटा नहीं बनाया। नहीं नहीं सुनिए ना, दो ठो बेटा पैदा किए, एक 12th पास है, एक 9th पास है, लेकिन पास कहाँ है? मंत्रालय ऐसा कहा पास जाता थोड़ी है है। कि ऐसा कहा जाता है 9th पास है लड़का। 9th फेल और 12th फेल बताया मुझको तो। अच्छा नहीं, 9th पास है, ये मैट्रिकुलेशन नहीं किया है। अच्छा खैर अभी थोड़ा ना वहाँ क्या है कि वो बिहारी है ना, तो थोड़ा-सा आप उसको जो है फ़ेवर दे रहे हैं, लगता है मुझे। एक क्लास के लिए क्या पेपर दूंगा सर, महत्वपूर्ण मैं जो बात कर अरे रहा था आपने 12वीं तो। पास बहुत बड़ी चीज़ होती है भई, 12वीं पास जो है वो चपरासी के लिए एलिजिबल हो जाता है, सर 12वीं आपको फेल एक नहीं बात होता। बताऊं, आपको एक बात बताऊं, आपको पता है तेज प्रताप यादव आत्मनिर्भर है, उसके यूट्यूब पे 3.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए, पूरे पटना में उसने होर्डिंग लगवाई थी, अब वो डॉलर में कमा रहा है सर। अरे वाह! सबके क्या बात है। सबकी तरह नहीं है, उसके पूरे ये पटना में 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे 1 राबड़ी लाख है? देवी लालू ब्लॉग के जो है वो चैनल बड़ा फेमस है सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तब उस पे लालू जी भी आप आते हैं क्या? नहीं, उसपे सिर्फ वो तेज प्रताप ही आते हैं, अतरंगी। देखिए जीवन में अगर आप कभी जीवन में आप दुखी हो और आपको लगे कि मतलब कुछ नहीं बचा, तो एक बार उसके ब्लॉग को देखिए, आपको पता चलेगा जब ऐसे लोग हैं इस धरती पे तब तो मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी परिस्थिति में हूँ। खैर मैं मुद्दे पे आ रहा था जो लालू यादव ने नहीं किया सर। देखिए ठीक है, मीसा भारती जहां से भी डॉक्टर पास हुई हो, जैसे भी हुई हो, लेकिन इनकी सभी बच्चियों को इन्होंने अच्छे से पढ़ाया, लेकिन राजनीति में इन अपने 2 बेटों को लेके आए जो कि पढ़े लिखे नहीं है। क्यों? मेरे इस प्रश्न का आपके कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा दर्शक उत्तर दे कि अगर इनकी सभी बेटियां इतनी वेल क्वालिफाइड है, इतनी पढ़ी लिखी हैं, तो 2 अनपढ़ बेटों को, टेक्निकली अनपढ़ ही है मैं मानता हूं, कुछ खास पढ़े लिखे तो नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो ठीक से चीजों को समझ नहीं पाएंगे राजनीति में, इनको राजनीति में जगह क्यों दी? अपनी बेटियों को क्यों नहीं दिया? तो क्या ये एक बेटा तो क्रिकेट खेल रहा था ना। लेकिन राजनीति में बेटी को तो मौका नहीं दिया जो कि वेल क्वालिफाइड थी। मेरा ये प्रश्न तो वाजिब है ऐसे इसका। ये बात भी नहीं है, मीसा भारती को लड़ाए थे ना लोकसभा, अगर उनकी पार्टी जीत जाती तो वह प्रधानमंत्री बनती, जीती नहीं वो बात अलग है। कमाल है, अपने बेटे को आप सेफ सीट महुआ से चुनाव लड़ा रहे हैं जहां पे उसकी जीत गारंटी है, और आप पाटलिपुत्र पे लड़ा रहे हैं लोकसभा सीट पे जहां पे आपको पता है कि राम कृपाल यादव खड़ा है, जिसके साथ उसका यादव वोट प्लस बीजेपी का कैडर वोट है। ये तो सुसाइड आप करवा रहे थे, आप चाहते थे कि आपकी बेटी हार जाए, वरना अगर आपको सेफ सीट देना होता तो आप लड़ाते ऐसी सीट पे ना। ये तो ठीक नहीं है। उसी प्रकार मैं बताता हूं उसका कारण क्या है, विश्वास। लेकिन हमें ये बताया कि आपने जितने भी अभी केस बताए, उसमें सब में पैसा तो है जो बिटिया को ट्रांसफ़र हुआ है। राबड़ी देवी को, बिटिया को, हाँ। कुछ तो केसेस तेजस्वी पे कैसे सर, फँस गए? हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने, तेजस्वी कैसे फंस गए। कई केस में क्या हुआ कि कैश पैसा डायरेक्ट तेजस्वी जी के अकाउंट में जमा हुआ, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, और ये क्या पैसा कह जो रहे है हैं? हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ सर, डायरेक्ट कैश पैसा जमा हुआ है, और वो यही कह रहे कि हम तो नाबालिग थे तो हम घोटाला कैसे करेंगे। तो ईडी और सीबीआई भी यही पूछ रही कि एग्जैक्टली हम भी यही जानना चाह रहे हैं, ये पैसा तुम्हारे इसमें आए कैसे, और लालू जी ने ट्रांसफर किए होते तो हम पूछते नहीं, हमारे पास तो ट्रांजेक्शन डिटेल है। ये ऐसे लोग जिनके परिवारों में नौकरियां लगी, वो आपके अकाउंट में क्यों पैसे भेज रहे हैं? लालू यादव को लगा था हमारी सरकार थोड़ी न जाएगी, हम रेल मंत्री ये सब, हमारा जो करिश्मा है वो थोड़ी न खत्म होगा। एक्चुअली में ये बात ठीक है कि तेजस्वी यादव ने इसमें घोटाला नहीं किया, लेकिन पिताजी के कर्मों का सर फल तो बेटे को भी भुगतना पड़ता है, ये तो शास्त्र सम्मत बात है। ये तो हाँ, वो शास्त्र, कहते हैं ना कि 5 तरह के ऋण चुकाने पड़ते हैं, जिसमें हाँ ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण और आपके भूत ऋण
और मानव ऋण, ये 5 प्रकार के ऋण हम्म, चुकाने पड़ते हैं। तो हम्म। इसमें पितृ ऋण चुका रहे हैं, इसका मतलब तेजस्वी जी। मैंने वो भी सोच रहा होगा कि पिताजी जेल वाला हिस्सा ही हमारे ऋण में था, यही वाला ऋण चुकवाना चाहते थे हमसे। अब पिताजी कह रहे होंगे कि भैया देखो हम इतने दिन जेल रह आए, तो बेटवा तुमहू तो थोड़ा बहुत चखो मजा। नहीं, तो आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, नहीं नहीं, बात बिल्कुल सही है। और अंदर से वही राजद राजद श्योर नहीं है अभी कि कितने दिनों तक सरकार रहेगी नहीं रहेगी। अंदर में सारी बातें चल रही है पूरे बिहार में। अच्छा, कमाल का क्या है ना, बीजेपी आरजेडी ऑफिस के बीच में 250 मीटर का अंतर है, और ठीक रोड के विपरीत साइड में जदयू का ऑफिस में बीच में एक चाय की दुकान है जहां पे चाय पान सिगरेट वगैरह मिलती है। आपको राजनीतिक हलचल क्या है वहां जानने का मन हो रहा है, आप सिर्फ उस दुकान पे खड़े हो जाइए 10 मिनट, आपको वहां सारे नेता मिल जाएंगे जो कहेंगे ये बात कि तेजस्वी यादव फंस गया। किए तो उसके पिताजी हैं, चाहे वो राजद वाले हो जदयू वाले हैं। ये सारी बातें हैं सर, जिसको कहते हैं सियासत का गलियारा, उर्दू में सही बोले ना सर, सियासत का गलियारा। हाँ, आजकल क्यों नहीं, बिल्कुल, और क्या। आजकल उससे सीख रहे हैं सर, अजीत अंजुम से थोड़ा सा, वो भी अच्छा। बिहार का है। अब देखिए ना, ये भी कमाल है, बिहार के सारे पत्रकार इस मुद्दे पे चुप है, बोला ये इस मुद्दे पे बात नहीं करनी है। रवीश बाबू नहीं बोल रहे कुछ? नहीं, रवीश बाबू बोले हैं, वो बोले बताओ कौन जात था जो सुसु कर दिया वहां पे। मैंने ट्वीट तो किया है सर, वो जाति वाला है, वो जात ढूंढने में एक्सपर्ट आदमी, तो मैंने पलट के कहा है कि हाँ ठीक बात है, लेकिन किसी ब्राह्मण ने कभी समर्थन किया है ऐसी कुकृति का? तो लेकिन रवीश आप पांडे बताओ जो आप। है, हाँ, भूमिहार है कि बामन है? भूमिहार है सर। अच्छा। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं सर, बिहार में जो ये चल रहा है मेरे हिसाब से बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। अब आप पूछिएगा क्यों। नहीं, वो तो मैं आपसे मुझे सहमत हूँ। बीजेपी को अब इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। यहाँ तो उनको, यहाँ तो पिच सेफ है। महाराष्ट्र में तो मामला गड़बड़ हाँ था थोड़ा-सा। हाँ, मैं वही कह रहा था सर, महाराष्ट्र में मामला गड़बड़ था, इंटरनल सर्वे ठीक बात नहीं थी रिपोर्ट। यहाँ तो आप इंटरनल सर्वे में भी जीत रहे हैं, एक्सटर्नल सर्वे में भी जीत रहे हैं, फिर आपको आवश्यकता क्या पड़ी है? आप सेक्रीफाइस करिए, कोई आवश्यकता नहीं। पिछली बार 17 सांसद थे इसके, अब इस बार मान लीजिए 28 जीतते हैं एनडीए, तो एनडीए के 28 में से बीजेपी के तो 21-22 होंगे। क्या आवश्यकता है आपको? लेकिन आज अगर आपने नीतीश को वापस ले लिया तो आपका कैडर वोटर टूटेगा। वो वोटर जो परीक्षार्थी है वो नाराज है नीतीश कुमार से, वो जो मनीष कश्यप का समर्थक है वो नाराज है नीतीश कुमार से, आरजेडी से नाराज है, और मनीष कश्यप स्वयं तमिलनाडु के जेल में। एक बड़ा चंक है युवाओं का जिसका नुकसान बीजेपी को होगा, और ये बात सम्राट चौधरी समझ रहे हैं। इसी वजह से दरभंगा रेजोल्यूशन की मीटिंग में सम्राट चौधरी ने एक बात कही थी कि अगर मुझे आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, जो मीटिंग थी बीजेपी के कार्यकारी लोगों की, तो उसने कहा अगर आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मैं इसको निभाऊंगा, और आपको मुझे समय देना होगा 1.5 साल 2 साल, मैं नीतीश मुक्त बीजेपी कर दूंगा और बिहार भी कर दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, बीजेपी की सरकार बनेगी 2024 में। और उस वक्त सबने मेज पे थपथपा के कहा, रविशंकर से लेकर सब, कि हाँ हाँ ठीक है। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूं बिहार में गजब हो रहा है ना, क्योंकि रविशंकर प्रसाद का टिकट जा रहा है, वहां से बक्सर की टिकट भी शिफ्ट हो रही है, बेगूसराय की शिफ्ट हो रही है, जैसे कि बेगूसराय पे जीते हुए थे गिरिराज दा, वो ललन सिंह के सामने खड़े होने की संभावना नजर आ रही है मुंगेर में, क्योंकि मुंगेर में एक बाहुबली चाहिए उनको, बीजेपी को। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बदल रही हैं जी। जी, तो स्थितियाँ गंभीर हैं। चलिए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बिहार की ताज़ा स्थिति पर हमें जानकारी दी। और एक बार हम पुनः श्रद्धांजलि देते हैं गुरुपतवंत सिंह पन्नू को। बहुत दुख और का बात है, बहुत बुरा हुआ। बहुत हेमंता बुरा दा हुआ। के स्टाइल अब तो बहुत बुरा नहीं विकिपीडिया ने सर, भी अपडेट कर दिया। अभी बहुत तक जो बुरा नहीं लोग सर अनकन्फर्म्ड बोल रहे थे, अब तो जी। विकिपीडिया ने भी अपडेट कर दिया और लिख दिया डाइड हाँ, 5 जुलाई। अब बताइए अब क्या होगा? इसको कन्फर्मेशन मान लें क्या विकिपीडिया को? वैसे तो हम तब विकिपीडिया मुझे को रिलायबल नहीं मानते। तब मुझे इस स्वर्णिम अवसर पे एक
बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री का डायलॉग याद आ गया, बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा, बहुत बहुत बुरा हुआ। अब जो हुआ सो हुआ, हुआ तो हुआ। हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ करते हुए, हुआ करते हुए अब हम दर्शकों से अनुमति मांगते हैं। अभिषेक जी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सर, जय श्री राम।